कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन गलत है, ये तो पता चल गया होगा ना आपको। 3 एंगल्स होने चाहिए, तो एंगल से पता आंसर आ गया। साइड से नहीं आ सकता, एंगल का होगा। मैंने सर्च किया, इसका आंसर आ गया। आंसर सेंटीमीटर में है कि मीटर में कि किलोमीटर में? डी रहेगा उसमें। ठीक है, गलत आंसर निकाल दिया। चलो अब मैं बता रहा हूँ, इसको ठीक कर देते हैं क्वेश्चन को। If पेपर 1 अच्छा आपके है ना वो मैथ्स में निकल इंग्लिश पहले इंग्लिश से तैयारी कर ली चलिए, एक सेट मेरी भी नहीं थी तो पेपर को ना टीचर्स ने चेकिंग करी हुई if 3 sides of a right angle are in AP, 22nd क्वेश्चन, तो हम इसे लिखते हैं if 3 angles, ये 3 एंगल्स है of right angled triangle, right angled triangle are in AP, तो AP में सही है। साइड्स अगर एपी में तब तो कोई कह देगा, आप कहेंगे तुम्हारा क्या आंसर आएगा, वो कहेंगे मैं तो 2 4 6 लिख के आई हूँ, तो तुम कह देना मैं तो 1 3 5 लिख के आई हूँ, मेरा भी एपी में तुम्हारा भी एपी में, चलो हाथ मिलाएं। पाइथागोरस से तो वो छोटा भी ट्रायंगल हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सर डी में है ना वो 3D 4D और 5D। तो क्या आंसर है, तो क्या साइड? तो AP plus 3D 4D 5D ऐसे करके किया है। जल्दी कर ली चलो ठीक है, मैं इसको और देख लेता हूँ, लेकिन मैं एंगल का बताऊँ। जो चीज है इसमें क्वेश्चन ये है, मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है, अभी मैं नेट से भी देखूंगा। वो सही है, की तरफ से कुछ चलो आया तो 3 एंगल्स इन एपी, एक बताओ राइट ट्रायंगल है, तो एक को लिखो 90 डिग्री, सही है। तो ये जो 90 डिग्री है, तो हमारे पास और कौन कौन से एंगल्स हैं बताइए? दैट इज all 3 sides of right triangle, 3 sides और एंगल नहीं दिया, और राइट भी हटाओ, कुछ भी नहीं, ऐसे लिखो 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, उसको भी अभी हम देखते हैं। इन एपी फाइंड एंगल, अभी आपका पलक देखते हैं, नेट में देखते हैं। तो अगर 3 एंगल्स है तो वो एंगल लिख देना, लेट द एंगल्स आर a minus d, a और a plus d, ये आर 3 एंगल्स, ये क्या हो गए? These are इसको a minus d क्यों लिख रहे, a plus 2d क्यों नहीं लिखा? एंगल्स। देखो इसको पहले हमने ऐसे एंगल से लिया, अभी बताना। तो इन सब का सम करो, a minus d plus a और plus a plus d, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया? 180 डिग्री, और 180 डिग्री अगर हो गया तो मुझे बताओ 3a कितना हो गया? That is 3a is equal to 180, तो a कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, सही है। और अब ये बताइए कि द हाईएस्ट एंगल कौन सा है, क्या ये राइट ट्रायंगल है? तो हाईएस्ट एंगल तो यही हुआ। तो अब मुझे बताओ a प्लस डी, किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल में लार्जेस्ट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री, तो a प्लस डी कितना हुआ? जबकि a 60 डिग्री है, तो d कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो a और d पता चल गए, तो इससे 3 एंगल्स कौन कौन से हैं पता करो। सो a minus d, इट इज 60 माइनस 30 डिग्री, तो एक तो 30 डिग्री हो गया, और दूसरा a है, और तीसरा a प्लस d है, तो दैट इज 60 प्लस 30 डिग्री, तो दैट इज 90 डिग्री। सो 3 एंगल्स कौन हो गए? 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब एक बार मैं चेक करता हूं, अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो फिर वो भी बता देंगे, पर मेथड तो ठीक ही है। If 3 sides of right triangle is, if 3 sides of right angled triangle is in AP, then find the sides.
रेशो पता कर लो, रेशो हम लोग पता कर लें, फाइंड द रेशो आ सकता है, और बाकी साइड्स तो क्या पता की जा सकेगी। तो चलो इसको भी देख लें, जो क्वेश्चन आपके में दिया। फाइनली ये इतना बता रहा है 3D 4D यू विल फाइंड व्हेन यू विल डिवाइड, वही चीज आ रही है, इन्होंने यही चीज की वो बता दी, जितना है उतना बता दें। चलो अब इसमें कभी भी अगर आपको कोई ऐसी चीज दी जाए कि इफ 4 टर्म्स ऑफ एपी सम अप, क्या दिया जाए बोलिए, सम अप कुछ दिया जाए 100, ऐसा दिया, क्या दिया जाएगा, सम अप। तो तुम्हें 4 टर्म या कुछ नंबर दिया जाए टू एनी नंबर, तब तुम 4 टर्म कैसे लोगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। बोलो इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2d। अब जब तुम इन चारों को जोड़ोगे तो क्या ये सीधा तुमको मिल जाएगा, जोड़ के देखो, a माइनस 3d और a माइनस d प्लस a प्लस d और a प्लस 3d मिलके कितना आ गया, 100। सही समझ नहीं आया। अभी बता रहे, ये इससे कट गया और ये किससे कट गया, इससे कट गया, तो बोलो 4a की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4a की वैल्यू आ जाएगी 100, और ये भी कह दें एंड ये तो 4a आ गया, तो a कितना आ गया 25, और उसमें वो बोल देगा एंड कॉमन डिफरेंस इज दिस, तो चारों टर्म पता चल जाएगी, d भी दे देगा आपको, और क्या दे देगा बोलो, कॉमन डिफरेंस कितना दे देगा, कॉमन डिफरेंस इज 10 दे दिया मान। तो अब आप a पता चल गया, क्या सभी चीजें निकाल लोगे, 10 ना दे दे और कम भी दे सकता है, 5 दे देगा तो अपने आराम से निकाल, जो भी दे दे वो d कुछ भी दे सकता है। 4 देगा तो यही लेना, और 3 देगा तो क्या लोगे, a माइनस डी, इफ 3 टर्म्स, यही सवाल ऐसे आ जाए, a माइनस 2d भी ले सकते हैं। अगर तुम a माइनस 2d लोगे तो कटेगा नहीं, जैसे इन्होंने अभी एक क्या चीज कही, a माइनस 2d और a माइनस d, तो d करके कर रहे हैं, अभी इन्होंने d जोड़ा और a प्लस d, तो अब नहीं कट पाएगा, मैं d हर एक में जोड़ रहा हूं, सही है। तो ये कब लोगी, a प्लस 2d जब 5 टर्म्स दे तो ऐसा ले लेना, 5 सक्सेसिव टर्म्स जब आप a b कहे तो बोलो इनको जोड़ने से क्या आ जाएगा, सब कट के 5a आ जाएगा सम अप। तो ये 5 टर्म्स लेने को कहे तब क्या लोगे बोलो, तब d का डिफरेंस लोगे, 4 ले तो 2d का लेना, अब 3 कहे तो ये ले लेना, ठीक है। 3 टर्म्स में क्या लोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये कब होगा 3 टर्म्स। अब हम लोग उस सवाल पर आते हैं जो उसमें दिया गया, दैट इज 3 टर्म्स ऑफ AP, दैट यहां पर हमारे पास AP में तो सबसे बड़ी टर्म a प्लस डी होगी, सबसे बड़ी टर्म ये होगी, और इसके अलावा कोई एक को तुम a माइनस डी ले लो और a ले लो, जैसे मैंने कहा लेट द 3 टर्म्स। अब ये मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, लेट द 3 टर्म्स आर हाईएस्ट, जो सबसे लार्जेस्ट साइड वो 90 डिग्री के सामने की होती है, तो मैं उसे a प्लस डी लूँ, बाकी हाइट और बेस तो कुछ भी लिया जा सकता है इन तीनों में से। अब मैं इन तीनों को साइड ले रहा हूँ, पहले इन तीनों को मैंने एंगल लिया था, लेकिन अब मैं इन तीनों को क्या ले रहा हूँ, सेंटीमीटर में ले रहा हूँ साइड, सही। सो लेट साइड्स आर, साइड्स क्या है बोलो, a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो फार्मूला लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आ जाएगा बताओ, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, सो दैट इज ab स्क्वायर प्लस a माइनस डी स्क्वायर, दैट इज a प्लस डी स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और माइनस 2ad, इट इज a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, और दोनों तरफ से क्या चीज कैंसिल हो जाएगी, a और d कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या आया बताइए, a स्क्वायर माइनस 2ad, इसको उधर ले जाओ माइनस 2ad को, तो क्या हो जाएगा 2ad प्लस 2ad, तो दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad, ना a इज नॉन जीरो इसलिए काटा जा सकता है, जीरो से तो डिवाइड नहीं किया जा सकता ना, लेकिन अगर मैं a यहाँ नीचे ले आऊं तो 4d की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो क्या a जीरो होता तो ना कटता, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि फर्स्ट टर्म जीरो तो नहीं होगी, या इसकी कोई साइड जीरो तो नहीं होगी ना, तो a इज
नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा आप ना करने चाहें तो एक और भी मेथड है, ये देखो a स्क्वायर माइनस 4ad इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? अब a कॉमन लो और a माइनस 4d, तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये किसी ट्रायंगल की एक साइड है, तो क्या 0 हो जाएगा? सो हियर आइदर a इज 0 और a minus 4d is equals to 0. a is 0, it is not the case. ये केस है ही नहीं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4d आ गई, सही है। अगर a की वैल्यू 4d आ जाती है तो अब सभी में ये तीनों साइड जरा निकालो, तो a की जगह क्या रखो? a माइनस डी कितना हो जाएगा? a और a प्लस डी। a को लिखो 4d माइनस डी, इसको लिखो 4d और इसको क्या लिख लो? So that is 3d, 4d और 5d। इसका मतलब ये सवाल सही है, नेट पे दे रखा है। तो इसका मतलब है कि the three sides are in this form where d suitably can be put and we can get the sides। ऐसे लिखो। So 3 sides are 3d, 4d and 5d। अगला सवाल देखो। ये सवाल पहली बार मेरे सामने आया। अब आगे देखिए। नाउ ये क्वेश्चन ऑप्शनल का दिया गया है। A ladder has 25 rungs। जिनके पास ओल्ड बुक होगी तो उसमें ये होगा क्वेश्चन ना। एंड रंग्स डिक्रीज, यानी एक ऐसी सीढ़ी है जो नीचे से ऊपर चलने में छोटी होती जा रही है उसकी लेंथ। उनके बीच की लेंथ तो सही है क्योंकि जो भी चढ़ेगा तो वो तो स्पेस सेम होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए। रंग्स का मतलब उसके जो सोपान है या पादान जिस पर पैर रखते हो वही तो रंग्स कहलाते हो। और किसको रंग कहते हो? सीढ़ी पे चढ़ते हो तो जो सोपान कहते होगे या पादान कहते होगे या रंग्स कहते हो, कुछ ना कुछ तो बोलते ही होगे। ये बात समझ आ गई? तो इसके रंग्स के बारे में क्या कहा गया? जो नीचे का रंग है उसकी कितनी डायमेंशन है चेक करो। जो सबसे नीचे का है वो कितने का है? 45 सेंटीमीटर। जो सबसे ऊपर का है वो कितने का है? 25। ये 25। और ये बताओ इस पूरी सीढ़ी की लंबाई 2.5 मीटर। एक कमरे से थोड़ी छोटी है, 3 मीटर का कमरा होता है। तो दिस इज 250 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर या 2.5 मीटर या 250 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसमें दो के बीच का गैप कितना है? इनका गैप कितना है? 25 सेंटीमीटर। सही है। ये चीज है और ये इवनली डिक्रीज कर रही है। तो अब ये देखो, ये बताओ कि अगर ये स्पेसिंग 3 लैडर्स होंगी, मान लीजिए 3 रंग्स है, तो उसके बीच में स्पेसिंग कितनी होगी? बताओ। एक स्पेस, ये स्पेस हुआ, ये तो स्पेस है ना, और ये क्या है? ये भी स्पेस है। अगर 2 स्पेस है तो रंग्स कितने होंगे? 3 होंगे। अच्छा, इसमें बताओ 25 का एक स्पेस है, टोटल स्पेस 250 सेंटीमीटर, तो टोटल कितने स्पेस हुए? इनके बीच के स्पेस बताओ। 10 हुए। अगर 10 स्पेस हुए तो रंग्स कितने हुए? हमेशा ही ज्यादा होंगे क्योंकि 2 स्पेस में 3 रंग्स हैं। तो ऑलवेज रंग इज मोर देन द स्पेस, नंबर ऑफ स्पेसिंग। सो नंबर ऑफ स्पेस या गैप्स कितने हो गए? So it is equals to 250 सेंटीमीटर यानी टोटल लेंथ और डिवाइडेड बाय स्पेस बिटवीन 2 रंग्स, तो वो कितना आ गया? ये टोटल डिस्टेंस, टोटल इसकी हाइट हो गई। अब टोटल हाइट कितना है? टोटल हाइट
That is 250 upon 25. It is 10 spacings हैं. अब 10 spacings हैं तो नंबर ऑफ रंग्स कितनी हो गई? नंबर ऑफ रंग्स इट इज 10 प्लस 1 11 रंग्स हो गई. अच्छा, इसका मतलब ये जो है एपी में डिक्रीज कर रही है. तुमको मालूम है इसकी जो फुट स्टेप है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, बट वो एपी में है. और उस एपी में टोटल कितनी टर्म्स होंगी? 11 टर्म्स, जिसकी पहली टर्म 45 होगी और जिसकी लास्ट टर्म 25 होगी. So that is all rungs. Length of rungs form AP. Length of rungs form AP. जो हमें करना चाहिए, एक बहुत बड़ी गलती हो गई. इसमें से ज्यादातर सवाल ऑप्शनल से दिए गए. तो अब हमें, क्योंकि जो डिलीटेड पोर्शन को मान नहीं रहा है स्टैंडर्ड वाला, ये भी सवाल उसमें का एक दो और भी ऐसे, तो हमें सारे ऑप्शनल आपको कराने ही पड़े. क्योंकि अगर उससे आ रहा है तो इसका क्या मतलब, हम उसे छोड़ नहीं सकते. बहुत सारे कवर किए गए लेकिन फिर भी कुछ रही है ना, वो करा देंगे. चलो, लेंथ ऑफ रंग्स किसमें बताइए? इट इज इन एबी. तो अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी हुई बताइए? दैट इज ए प्लस डी, और ए प्लस 2d से लेके क्या होगा? दैट इज यानी a1 a2 से आप कुछ भी टर्म ले लें, a प्लस डी, a प्लस 2d, और यहाँ पर a प्लस n माइनस 1d. क्या यही अनंत टर्म होती है? यही तो अनंत टर्म होती है. तो a n क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d. और ये देखो a n किसको दिया गया है? पहली टर्म तो तुमको 45 मालूम है, आखिरी टर्म 25 मालूम है, लेकिन बीच का तो कुछ भी नहीं मालूम. पता है क्या? कुछ नहीं पता. an की जगह क्या लिखोगे? a11. टोटल कितनी टर्म्स हैं? 11 टर्म्स हैं. 11 रंग्स हैं कि नहीं? तो इसलिए a11 को क्या लिखोगे? a प्लस 11 माइनस 1d. a11 की वैल्यू है 25. ये 11th टर्म. सही है? ये कौन सी टर्म है? आगे वैल्यू प्लेस करो स्नेहा विश्वई. 45 10 इंटू d. ये तो 10 हो गया, d हो गया. सो दिस इज 25 माइनस 45. इट इज 10d. सो माइनस 20. इट इज 10d. तो d कितना हो गया? माइनस 2. तो ये वाली कितने की हो गई? बोलो अगली टर्म 43 की हो गई. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टोटल कितनी लकड़ी चाहिए फॉर रंग्स. तो पहली, अगर अब जरा देखो, दैट इज पहली हो गई 45 और माइनस 2 रखते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ. तो कितने हो गए बताइए? यू हैव टू फाइंड, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द रंग्स. यानी आपको S11 पता करना है. वैसे तुम्हारे पास एक और भी फार्मूला है. दैट इज SN का फार्मूला क्या है? n/2 और a प्लस l. सिंपली भी रखोगे तो इससे आ जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है. तुम्हारी टोटल कितनी टर्म्स है बताओ? और पहली टर्म क्या है और आखिरी टर्म क्या है? इसी से आ जाएगा, हमें d की जरूरत नहीं है. ठीक है? तो दिस कम्स एज 11/2 into 70. तो दिस इज 35. तो 11 से करोगे तो 385 सेंटीमीटर. इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है. फिर समझ में आ गया कि फिर से समझिए. दैट इज नंबर ऑफ रंग्स निकालो. इट इज टोटल लेंथ ऑफ लैडर और डिवाइडेड बाई स्पेस या गैप बिटवीन टू रंग्स और +1. यहां तक ठीक है? सो दैट इज 250 बाई 25 + 1, दैट इज 10 + 1. तो ये कितना हो गया? 11. तो रंग्स हो गई. विच आर इन एपी? +1 इसलिए, मान लो अगर 2 स्पेसिंग आती है तो 3 रंग होंगे, वरना अगर 2 में 2 नहीं हो सकती, 2 में 1 होती है. एक है ना. 3 लोग हैं तो गैप 2 ही होंगे. 3 लोगों को खड़ा करो, हमेशा लोग 1 एक्स्ट्रा होंगे, गैप 1 कम ही होता है. सही है ना? तो इसलिए मान लो 3 लोगों को खड़ा कर दो तो उनके बीच कितने गैप होंगे?
2, हमेशा जितनी भी रंग्स होंगी उससे एक कम गैप होगा। 3 रंग्स होंगी तो कितने गैप है? 2। 10 रंग होंगी तो 9 ही गैप होंगे। 10 नंबर लिख दो। हैं? तो हम जो जितना हमने गैप निकाला उसमें एक जोड़ दिया, गैप +1। ये तो गैप है ना, कितने गैप है बोलो? 250 सेंटीमीटर। एक गैप 25 का तो कितने गैप हो गए? 10। तो रंग्स कितनी है? एक ज्यादा, गैप से एक ज्यादा। सही। अच्छा, अब 11 टर्म्स हो गई, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 11 टर्म्स आर इन एपी, और फर्स्ट टर्म कितनी है? 11 रंग्स आर इन एपी विद ए इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर और एन इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये तुम्हें पता है? तो बोलो एसएन क्या होता है? n/2 2a + n - 1d। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, ये बताओ कि 2a को तुम क्या a + n - 1d भी लिख सकते हो, लेकिन a + n - 1d क्या होता है? an या l भी कुछ भी कर सकते हो, चाहे l लिखो चाहे जो करो। तो n/2 आप सीधा भी ये फार्मूला यूज कर सकती है, यही यूज कर लो, यही हमने ऊपर लिखा। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज 45 + 25, 11/2 × 70, तो ये 35। अगर तुम्हारे पास 285 सेंटीमीटर की लकड़ी है, 385, तो क्या निष्का तुम ये सीढ़ी तैयार कर लोगी कि नहीं कर पाओगे? बोलो दिव्या। हाँ, क्योंकि ये लेंथ तो जुड़ी नहीं है, अभी ये भी जोड़नी पड़ेगी। ये तो रही गई ना, ये तो सिर्फ रंग की है। दिस इज ओनली फॉर रंग्स। जो साइड लेडर है उसके लिए तो नहीं है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। नाउ 23 में 1/cosec थीटा - cot थीटा और -1/sin थीटा, दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो इक्वेट कर देंगे बाद में। इसको मैंने LHS ले लिया, तो 1/cosec 1/sin थीटा, और ये क्या कहलाएगा? cos थीटा बाई sin थीटा और -1/sin थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 - cos थीटा लिखो डिवाइड बाई sin थीटा -1/sin थीटा। यहाँ तक तुमको वंदना समझ में आई बात की नहीं? देखो, इसको हमने कॉमन ले लिया, अब ये पलट जाएगा। नीचे की चीज होती है तो पलट जाती है, तो क्या होगा? बाई 1 - cos थीटा और 1/sin थीटा। अब इसका LCM लो, 1 - cos थीटा इंटू sin थीटा, 1 - cos थीटा डिवाइड हो जाएगा और क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ sin डिवाइड हो जाएगा, तो 1 - cos थीटा। इतना आ गया, सही है? अब देखो, दैट इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? और 1 - cos थीटा और sin थीटा। ये देख लो, मैंने इसकी जगह लिख दिया, बाकी जो जैसा था वैसा किया। लेकिन 1 - cos स्क्वायर थीटा को स्नेहा विश्नोई तुम क्या लिख सकती हो? बोलो। 1 - 1/cos sin square theta। आप बताओ। 1 + cos है, 1 - cos है। तो ऐसा करोगे तभी तो 1 - cos से कॉमन आएगा। वो चीज तुम नहीं करोगे तो कटेगा कैसे? ऊपर का बोल रहे हो? इसको क्या रखा? नीचे का। नीचे है ही नहीं वो चीज। 1 - cos स्क्वायर नीचे का, तो 1 - cos थीटा, और क्या लिख सकते हो? 1 + cos थीटा और -1 - cos थीटा, ये मेरा नीचे का। और नीचे क्या लिखोगे? 1 - cos थीटा इंटू sin थीटा। यहाँ तक ठीक है?
दोनों में से 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर क्या क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा अगर कॉमन लिया जाएगा तो एक तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा और एक माइनस 1 बचेगा। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो बात समझ आ गई? इन दोनों में से ये कट कर दो और 1 से 1 भी कट कर दो, तो क्या होगा बताओ? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा जस्मिता क्या होता है? कॉट थीटा। दैट इज, ये तो हम यहाँ पहुंच गए, इससे नहीं पहुंचा जा सकता, आरएचएस अलग से ही लेना पड़ेगा, वहां से वो नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आरएचएस ले रहा हूँ। व्हाट इज आरएचएस? 1 बाई साइन थीटा और माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो गया 1 बाई साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा मैंने डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया है, लेकिन जो भी डिनोमिनेटर होगा नीचे की चीज पलटती है, तो क्या होगा? साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा टर्म से इधर है। साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। स्नेहा विष्णु यहाँ क्या आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ इससे डिवाइड होगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। स्नेहा विष्णु अगली टर्म बताओ, अब क्या करोगी? इंद्रजीत आप बताओ। सर साइन स्क्वायर थीटा को सर हम लिख देंगे 1 माइनस बिल्कुल कॉस। वही पैटर्न चलाओ ना, अब कॉपी क्यों नहीं कर रही हो? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। पूजा अब आगे क्या करेंगे? अगला स्टेप बताओ। बताइए, कॉपी करने में क्या दिक्कत है? जैसे वो क्या वैसे इधर करवा रहा हूं ना। अब इससे सरल क्या होगा? बताओ। हाँ वही लिख देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लगा दिए। वही तो वहां भी किया था। अब इसमें करो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अगला स्टेप बोलो पूजा। हर्षिता आप बताओ। 1 प्लस कॉस थीटा तो कॉमन ले लिया, तो इसमें तो 1 बचा और इसमें क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसा होने से 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, और ये 1 माइनस जाएगा तो ये कट ही जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो अब क्या बचेगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जो कि कॉट थीटा है। अब इसके आगे का किसे और लिखना है? LHS is equals to RHS, hence proof। अगला सवाल, इसी का बी पार्ट, अगर ए बी ना दे तो ऐसे में आप लिखो बिफोर और, उसमें तो नंबर कटते हैं, बिफोर और अगर और के बाद वाला कर रहे हो तो आफ्टर और, ऐसे करना है। ए भी कई बार नहीं देगा वो, ऐसे बहुत से उसमें किया जाता है। और किसी सवाल को अगर आप बाद में कर रहे हो तो आपको लिखना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर और या बिफोर। नहीं तो वो काट देगा, कहेगा अटेम्प्टेड अगेन, जबकि उसे मालूम है कि तुम दोबारा कर रहे हो, लेकिन उसको अलाउड ही नहीं है कि कोई बच्चा 2 जगह करे तो दूसरी जगह मार्क्स दे। तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? मान लो आधा आपने कर दिया
और तुमको लगता नहीं इसमें और भी कुछ करना है तो वापस तो जा नहीं सकते, तो लिखो रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 बिफोर और, तो नंबर मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड कॉट बी प्लस सी माइनस ए क्या है, दैट इज आफ्टर और भी लिख सकते हैं, वैसे तो इन्होंने पार्ट दे दिया है कि बी, तो बी लिख लिया 23 का बी, कॉट बी प्लस सी माइनस ए, इसकी वैल्यू √3 है, और साथ में tan C प्लस ए माइनस बी, C प्लस ए माइनस बी, इसकी भी वैल्यू √3 है। जसमिता अगला स्टेप बताओ क्या लिखें, cot B प्लस C माइनस ए, इट इज cot 30 डिग्री, तो B प्लस C माइनस ए कितना हो जाएगा, और यहाँ पर tan C प्लस a माइनस बी, इट इज 60 डिग्री, तो C प्लस a माइनस बी कितना हो जाएगा, इट इज 60 डिग्री। यहाँ तक तो समझ आ गई बात। और चूंकि ये ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो हमारे पास एक और भी चीज दी गई है, वो क्या है, a प्लस b प्लस c कितना है, 180 डिग्री, सही है। ये क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी। वास्तव में ए बी सी किसके एंगल लिए गए, क्वेश्चन में दिया ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो a प्लस बी प्लस सी दैट इज ए एस बी हो गया। इन दोनों इक्वेशन को जरा आपस में जोड़ो, 1 और 2 को, इसको तो थर्ड ले लेना, इनको जोड़ो तो ए बी से बी कट जाएगा, और क्या कटेगा बताओ, ए से कट जाएगा, तो b प्लस सी माइनस ए इज 30 डिग्री, और c प्लस ए माइनस बी इट इज 60 डिग्री। a से a काट दीजिए, तो c कितना आ गया, 45 डिग्री। इतनी बात हो गई। अब देखो हमारे पास c 45 आ गया है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करो, तो देखो क्या आएगा, 1 और 3 को लिखो, b प्लस सी माइनस ए इज 30 डिग्री, और a प्लस बी प्लस सी कितना है, 180 डिग्री। ऐसा करने से क्या कट गया बताओ, a कट गया, c की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो 2b आ गए और 2c आ गए, इट केम एज 210 डिग्री। सो b प्लस सी क्या आ गया, 2 कॉमन लेके जाए, यहाँ काटो, तो 105 डिग्री, और C कितना है, 45 डिग्री, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B 60 डिग्री हो गया, और जब ये 60 है 45, तो A प्लस B प्लस C में डाल दीजिए, तो B 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो जस्मिता A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बहुत मेहनत लगती है तुमको कुछ भी करना। So A is 180 minus 105 डिग्री, तो 75 डिग्री हुआ कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया गया है कि ये जो शेडेड एरिया है इसका पेरीमीटर बताना है। इसको प्रूव करना है, इसका पेरीमीटर जो भी दिया ये प्रूव करना है कि इसका पेरीमीटर ये है। सो प्रूव दैट इट्स पेरीमीटर इज दिस। अब देखो ओके नाउ ऐसा फिगर है
एक ट्रायंगल दिया है, यहां से इन्होंने सर्कल बना दिया, ये चीज, और जो इसका शेडेड रीजन है उसका हमको क्या पता करना है, ये थीटा डिग्री है, जबकि ये आर है और ये इसका शेडेड रीजन है। इसकी वर्टिसीज ओ ए बी है, जबकि ये सी है। चलो, अगर ये आर है तो ये भी कितना हुआ, आर, और आर्क लेंथ का क्या फार्मूला होता है बताओ, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर ए का 24 है, ये देखो ऐसा है। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। हर्षिता तुम ये बात जानती हो, आर्क लेंथ निकालने का फार्मूला टोटल पेरीमीटर में इसका बस जो भी फ्रैक्शन होगा उतनी तो उसकी आर्क की लेंथ हो जाएगी सर्कल का। तो इससे क्या पता चल गया बताओ, थीटा बाई इससे कट कर दो 180 डिग्री और पाई आर। तो ये किसकी लेंथ हो गई, ये AC हो गई। AC समझ में आ गया तुम, AC की लेंथ हो गई। अब अगला देखिए, नाउ थीटा पाई आर। नेक्स्ट इज, इसकी बात करो और इसकी बात करो। क्या ये आपको पता है कि AB परपेंडिकुलर टू OA है, OA is perpendicular to AB, that is radius to tangent at point of contact। तो अगर ये 90 डिग्री है तो हम इस पर tan थीटा लगा सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू, स्नेहा बिश्नोई बताइए इसमें वर्टिसेस के नाम के टर्म्स में tan थीटा निकालो। मोनिका, AB अपॉन AO, ठीक है, AB अपॉन A हो गया। तो अब AO कितना है, तो AB बाई आर, तो AB कितना हो गया, R tan थीटा। देख लो, दो साइड हमने निकाल ली है, हमको पेरीमीटर निकालने के लिए मैंने AC निकाल लिया। अभी निकाला आपके सामने कि नहीं, देखो AC निकल गया यहाँ पे, और क्या निकाल लिया, AB भी निकाल लिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ क्या निकालने के लिए बचा है, ये निकाल लो, तीनों को जोड़ लो, पेरीमीटर BC, तीनों को जोड़ोगे तभी तो पेरीमीटर आएगा। टोटल आउटर लेंथ 2 निकल चुका है, AC भी निकल चुका है और AB भी निकल चुका है। अब देखो एक चीज, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। स्नेहा बिश्नोई, सेक थीटा बताओ। क्लास में एक्टिव रहो, आप ऐसे सुस्ताते तो कुछ भी नहीं बता पाओगे, आते ही सुस्ताने लगी। हाँ बोलो, कॉमन नहीं बता पा रही हो क्योंकि जबकि ये तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ बोलो। हाँ, सेक थीटा श्रेया, सही है, तो BO अपॉन AO, सही है। तो ये मुझे बताओ AO की जगह क्या लिखोगे, तो BO अपॉन R, तो BO कितना हो गया, R सेक थीटा, लेकिन BO खुद क्या है, दैट इज R प्लस BC। BO क्या है, R और BC इन दोनों को मिला दो तो BO हो जाता है R सेक थीटा। तो बताइए BC क्या हुआ, R सेक थीटा और माइनस R। अब देखो तुम्हारे पास तीनों साइड आ गई, BC भी आ गई, AC भी आ गई, AB भी आ गई, तीनों को जोड़ दो तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा। ट्रायंगल मत लिखना, ये शेडेड रीजन है, ये कुछ अलग है, ले लेंगे ये, देखो बाद में लेंगे, ये है ना पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। देखो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन
इट इज इक्वल्स टू AC प्लस BC और प्लस AB। AC कितना आया थीटा पाई आर बाई 180 डिग्री। बताओ BC यहां से क्या आया है R sec थीटा और माइनस R और AB कितना आया R tan थीटा। इन्हीं सब में से आप क्या कॉमन ले लें R कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा थीटा पाई बाई 180 और यहाँ क्या बचेगा बताइए sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। अब उसी के फॉर्म में लिख लो जैसे वो कह रहा है। क्या वन बाद में लिख रहा है क्या उसी जैसा वो चाहता वही उसको सजा के दो। दैट इज tan थीटा और प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री और माइनस 1 हैंस 2। अगला सवाल देखिए। अब इसी में और के बात को बी कह रहा है। चलो बी देखो नाउ तो किसी ट्रायंगुलर फील्ड में जिसकी अलग अलग डायमेंशन हो सकती है दैट इज स्केलिंग ट्रायंगल है। हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है। ये स्केलिंग ट्रायंगल है। एक जगह एक गाय बंधी है एक जगह बकरी बंधी है और एक जगह गोट बंधी। गोट तो बकरी होती है ना हॉर्स बंधा। ठीक है तो ये तीनों कितनी रस्सी से बंधी है बताओ कितनी लेंथ है इनकी। रोप लेंथ देखो लेंथ ऑफ रोप कितनी बताओ। ये भी 14 मीटर है ये भी 14 मीटर है यानी 14 मीटर की सबकी लेंथ है। इनकी अपनी लेंथ हो सकती है। वो कौन कौन सी लेंथ हो सकती है मैं सबसे बड़े को 50 ले ले रहा हूँ। तो सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है इसको 50 मीटर ले लें। ये सब 14 मीटर की लेंथ से बांध रखा। उस जो मालिक है उसके पास 14 मीटर की ही रस्सी है और 35 एंड 40 तो ये 40 मीटर है और ये 35 है। तो अगर ये मिलकर कितना एरिया ग्रेस कर लेंगे ये सब एरिया ग्रेस कितना टोटल एरिया ग्रेस्ड बाय हॉर्स गोट एंड काउ। चलो तो अगर मैं इसे मानूं थीटा 1 डिग्री और इसे क्या मानूं और इसको थीटा 3 तो एरिया ऑफ सेक्टर्स इससे सेक्टर बन रहा है ना। तो एरिया ऑफ एरिया ग्रेस्ड नियर सेक्टर ए ग्रेस्ड ठीक है ऐसा कुछ लिख लो। लेट एट ए गोट बांध दी गई है एट बी काउ एंड एट सी हॉर्स इज टाइट ऐसा लिख दिया। तो एरिया ग्रेस्ड बाय ए पे क्या बांधा गया है गोट इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर नियर ए। तो थीटा 1 बाई 360 और पाई आर स्क्वायर यही तो रेडियस है जिससे वो घूम के खा सकता है। और एरिया ग्रेस्ड बाई बी पे काउ को ले लिया गया है तो काउ थीटा 2 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर सबके सेम है 14 है और वो कोई भी चीज 35 तो हमेशा एक्सीड ही कर रहा है इसे। और एरिया ग्रेस्ड बाई हॉर्स कितना हो गया थीटा 3 बाई 360 और पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया ग्रेस्ड कितना हो गया इट इज इक्वल टू थीटा 1 बाई 360 पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2 बाई 360 पाई आर स्क्वायर और प्लस थीटा 3 बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अगर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें और 360 डिग्री भी कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचता है। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 क्या होगा किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा। तो दैट इज पाई आर स्क्वायर और 360 डिग्री इंटू 180 इट इज बाई ASP
ना इससे कट के 2 आ जाएगा। और अब r की वैल्यू डाल दो 14 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, पाई की भी वैल्यू डाल दो। पाई की क्या डाल देंगे 22/7 और इसकी भी डाल दी। देखो पाई की डाल दी, 2r की डाल दी, 2 की डाल दी। 7 से कट के 2 आया, 2 से 2 कट गया, 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 2 जा 28 और 14 2 जा 28 में 2 जोड़ो, तो 308। अब ये मीटर में है तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया क्रिएट हो गए, बहुत बड़ी फील्ड है। फिर इसके साइड्स की वैल्यू कितनी गई है? ऐसे ही दी गई, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए दे देते हैं, नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, साइड्स का हम लोग क्या करेंगे, कुछ मतलब है साइड्स का? चलिए अब देखो एक क्वेश्चन तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ, 25 थोड़ा सा बता के बस ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये सर्कल चैप्टर का ही क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी अपोजिट साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेट सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, एक इसके चारों तरफ एक कोऑर्डिनेटर है जो उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो क्या ये जो साइड्स होती हैं ये सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड करती हैं? तो ये जो एंगल सबटेंडेड है और ये सबटेंडेड है, तो इन दोनों का सम वो कह रहा है कि इसका और इसका सम 180 प्रूव करो। इसका हम बुक लो क्वेश्चन हैं? बुक दैट इज ए बी सी डी है, तो प्रूफ क्या करना है? श्रेया क्या प्रूफ करना है? बताओ यार, बताओ क्या प्रूफ करना है? हाँ बोलो आयुष। ए ओ बी प्लस एंगल इट इज 180 डिग्री। और क्या प्रूफ करना है? ए ओ डी प्लस बी ओ सी इट इज 180 डिग्री। अब इसका प्रूफ देखो, इसको यहाँ पे इससे ज्वाइन कर लो, इससे भी ज्वाइन कर लो। अब मुझे बताओ, ये तो ABCD है, ऐसे अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो मैं कंस्ट्रक्शन जो करूंगा वो डॉटेड कर लूंगा, दैट इज PQRS। ये सब डॉटेड है कंस्ट्रक्शन। अच्छा, आप इसमें ये देखिए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों? क्योंकि 90 है और 90 के अलावा RHS कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी दैट इज जॉइन। सबसे पहले क्या करो, जॉइन OP, OQ, OR एंड OS। फर्दर इन ट्रायंगल OSD एंड ट्रायंगल OPD। तो बताइए OS is equals to OP, why it is so? Radii of same circle, अच्छा, एंगल OSD it is angle OPD। पूजा, why it is so? OSD OPD के क्यों इक्वल है? निकिता बताओ। हाँ वंदना बताइए क्यों है, बताओ। 90 डिग्री सही है, रेडियस टू टेंजेंट ना, रेडियस टू टेंजेंट, रेडियस टू 90 डिग्री भी ठीक है। टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर। क्या लिख दोगे? परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर होगा तो अपने आप 90 हो जाएगा। और OD किसके इक्वल है? इट इज इक्वल्स टू OD। सही है। अब जगह देखिए, तो OD के इक्वल है, सो बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी जो सुना? बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी।
ट्रायंगल OSD is congruent to triangle OPD, और यदि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो तुम मुझे बताओ कि क्या एंगल 1 2 के इक्वल होगा CPCT से। सो बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और सिमिलरली 3 क्या 4 के इक्वल हो जाएगा, और 5 क्या 6 के इक्वल हो जाएगा, और 7 क्या 8 के इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलरली angle 3 is equals to angle 4, angle 5 is equals to angle 6, and angle 7 is equals to angle 8. However, the sum of angles 1 plus 2 plus 3 plus 4, सबका सम करो, और सबका सम किसके इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। इट इज द कंप्लीट एंगल। ठीक है, चलो सर हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि the line that joins the center and the external point they bisect each other. बाइसेक्ट किसको कहोगी? मतलब- अब बाइसेक्ट्स द इंक्लिनेशन बिटवीन रेडाई एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सही लाइन लिखना तब तो चल जाएगा। इंक्लिनेशन बिटवीन रेडाई ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको अगर ऐसे लिख दोगे तो चल जाएगा। सही चीज लिखना जो भी लिखना। अब देखो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 पूरा ही करके आ जाना, क्योंकि अगर 3 नंबर को 3 नंबर का रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। अब आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए? देखो, अगर तुमको ए और बी चाहिए तो तुमको 7 और 6 चाहिए, और उसके सामने कौन सी साइड है वो कितना सबटेंड करे 2 3, यही रखो, ये हटा दो। 1 8 5 6 सब हटा दो, 5 और 4। 1 को हटाओगे तो किसके इक्वल लिखोगे? 2 के, 2 को 2 रहने दो, 3 को भी रहने दो, 4 को हटा दो, और 5 को 6 के इक्वल कर दीजिए, और 7 को भी रहने दीजिए, और 8 को भी 7 लिख दीजिए, और लिख दीजिए ये किससे किया गया है? बाय इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। जस्टिफिकेशन लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 and 4। चलिए, so 2 times of angle 2 plus 2 times of angle 3 plus 2 times of angle 6 plus 2 times of angle 7, that is 360 degree. So 2 times of angle 2 plus 3 plus 6 plus 7, it is 360 degree. However, 2 plus 3 किसे कहा जाएगा? DOC। और 6 plus 7 किसे कहा जाएगा? AOB। It is equals to 360 by 2, तो DOC और plus AOB it is 180 डिग्री। अब आगे देखो, यहां तक की तो बात हो गई। नाउ चारों का सम करो, बताओ AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस DOA, इन सब का सम क्या है? 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, और 2 की वैल्यू दी है, AOB और COD मिला के इनकी कितनी वैल्यू है? तो दैट इज 180 डिग्री, और प्लस BOC प्लस DOA, ये दोनों बच गए कि नहीं? DOC और DOA बचे। BOC ठीक है सर। हाँ बोलिए। सिमिलरली करके लिख सकते हैं ना? सिमिलरली भी करके लिख सकते हैं, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं। सर इसमें 360 डिग्री अगर होगा तो कंप्लीट एंगल होगा ना? हाँ, एंगल से प्रॉपर्टी क्या अब ये कितना हो गया? DOC और प्लस DOA दोनों कर सकते हो, सिमिलरली भी चल जाएगा। सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन में दिया है √2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। ये कितने नंबर का होगा? 3 मार्क्स का होगा। 26 क्वेश्चन देखो। सो लेट प्रूफ लिख देना। सर 2 ही नंबर ऊपर तो 3 लिखा है, सर 3 ठीक है ना? 3 मार्क्स इस लिखा है कि नहीं ऊपर? 2 प्लस 1 दिखा तो लेट √2 प्लस √3, 2 प्लस 1 दिखा तो तुम्हें क्या प्रूव करना है? √2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। सो लेट
√2 प्लस √3 इज रेशनल। और अगर रेशनल है तो क्या तुम इसे p/q लिख सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जहां p/q क्या है ये भी लिखना होगा, इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके मार्क्स होते हैं, इस पे कट जाते हैं करने के। को प्राइम की जरूरत नहीं। को प्राइम में तो फिर हम कॉमन तो निकालने जा नहीं रहे हैं, बस कोई भी रेशनल ले, वो हमारे मतलब का नहीं। को प्राइम तो जब एक को करोगे तभी को प्राइम है, वरना किसी में को प्राइम लिखने की जरूरत नहीं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसी में ही तुम्हारा कंट्राडिक्शन आ जाएगा। रेशनल नंबर को इंटीजर अपॉन इंटीजर में शो किया जा सकता है, बस मैं वही तो दिखा रहा हूं। तो अब जब दोनों तरफ करोगे तो क्या होगा, √2 प्लस √3 का स्क्वायर बताइए, p²/q²। तो जसमिता इसका स्क्वायर करो, 2 बताने 2 दिन में आएगी। चीजें तुम गाइड नहीं करते प्रॉपरली, उसको ब्रीफिंग दिया करो पूरी। +2 टाइम्स √2 √3 सही है, यही बोला था। इतनी बात सही है। चलो तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, और +2 √6। ये बात तुम्हें समझ में आती है, √a √b क्या होता है, √a √b की क्या वैल्यू होती है, तो इसलिए इसको लिख देंगे p²/q²। अब आगे की बात देखिए, नाउ 5 को उधर ले जाएंगे, 5 + 2 √6 इट इज इक्वल टू p²/q²। तो 2 √6 क्या हो जाएगा, p²/q² - 5। सो 2 √6 इट इज इक्वल टू p² - 5q²। तो बताइए √6 क्या हो गया, p² - 5q² और अपॉन 2q²। तो ये क्लोजर लॉ के तहत इंटीजर का स्क्वायर, उनका सब्ट्रैक्शन, इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये सब एक रेशनल नंबर ही होता है। तो यहां पर LHS क्या आया है, इज इर्रेशनल while RHS is rational. This contradiction, so this is not possible, this is contradiction। ये क्या है, contradiction, जो कि कैसे आया है, which has arisen due to wrong assumption। इसलिए so √2 और प्लस √3 is irrational, इसलिए irrational। Give an example, और क्या करें, एग्जाम्पल भी दिलवा रहा, क्या चीज है, what is product of rational number and irrational number। Give an example, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, क्या दोनों ही हो सकते हैं। तो अब जगह देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर को कोशेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोशेंट, और इसको क्या कहते हैं, सर्ड। ये पूछा जा रहा है कि Q × S इज इक्वल टू 1, सही है। इरेशनल क्या कहते हैं, सर्ड, S से डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अब मैं एक ले रहा हूं रेशनल नंबर, लो रेशनल नंबर तो क्वेश्चन पे शो किया जा सकता है, इसलिए से Q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर कोई लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूं 2 और इनटू √3, तो क्या हो गया
2√3, 1 भी ले सकते हो, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 1 ही ले लो। तो √3 आ गया, विच इज ये कैसा आ गया, इरेशनल। और अब इसे 0 ले लो और इसे √3 ही रखो, तो क्या आया, इट इज रेशनल। तो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, और √3 ले लो तब भी रेशनल है। तो लेकिन उनसे पूछा नहीं गया कि दोनों इरेशनल हो तो क्या हो, एक रेशनल और एक इरेशनल का वो हमने ले लिया। सो द प्रोडक्ट में आइदर बी रेशनल और इरेशनल, प्रोडक्ट में भी रेशनल और इरेशनल। अगला क्वेश्चन देखिए ना, अब दिया देखो, ये तो हम लोगों ने किया था, फिर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कोई करके आया था क्या, वहां हो गया था तो कि हमको क्या दिया गया है, यहां से तो एक कॉर्ड ली गई है और इसी कॉर्ड का एक्सटेंशन पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया है, ऐसा। फिर इसी पे परपेंडिकुलर भी डाल दिया गया, ON OA एंड दैट इज, इससे भी मिला दिया गया है। तो AB और दिस इज OT, इसको मिला दो OT, दिस इज P। इतनी बात हो, आपको क्या प्रूव करना है, ये तो जो डायग्राम यही है, एक टेंजेंट है, कॉमन कॉर्ड आगे बनाइए। सर OA को भी ज्वाइन, OA को भी ज्वाइन है। चलिए, तो फर्स्ट का प्रूफ देखिए। प्रूफ में आपको क्या करना है, PA डॉट PB इज इक्वल्स टू, तो लिखो PA डॉट PB, ये फर्स्ट पार्ट है। PA को क्या लिख सकते हो, PA को लिख सकते हो, पहले लिखो कि जो ON है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ऐसा लिख लें। दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो ये इस जीवा को समझ विभाजित करती है, तो PA को क्या लिख सकते हैं इसका, इतनी बात तुमको समझ में आ गई। मेरा कहने का मतलब है बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों लेंथ इक्वल हो गई, यानी BN किसके इक्वल हो गया, BN इज इक्वल टू AM, ये लिख दिया है, परपेंडिकुलर डाल दिया है। PA को निष्ठा क्या लिखोगे, कराया हुआ सवाल है। हाँ, आप बताओ हमको, बोलो करेक्ट, आप भी बोलो दीजिए। हाँ बोलो। PA चलो, तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया, इन्होंने कहा है कि अगर PA चाहिए तो PN माइनस AN वर्क करवा दिया। क्या करवाया, PA को इन्होंने क्या लिखवाया भाई, PN में से AN हटा दो तो PA आ जाए, सही है। ये क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे, दैट इज PN माइनस AN। और इसी तरीके से दिव्या तुम PB को क्या लिखोगी, करेक्ट। जैसे इन्होंने बताया कि PN में इतना और जोड़ दो तो PB आ जाए, PN में से इतना कम कर दो तो ये PA बता रहे हैं, PN में से कितना कम कर दो, PN में से इतना हटा दिया तो PA आ गया, अब PN में इतना और जोड़ दो तो PB ना आ जाए, वो तो मैं बता ही दूंगा। दैट इज PN प्लस BN। तुम इससे सहमत हो, अगर मैं PB को PN प्लस BN करूं, जरा देखो तो PB को तुम क्या लिख सकते हो, PN प्लस BN, और मैं PN में से क्या कम करूं कि PA आ जाए, AN। बोलो सही है। अगला स्टेप बताओ, पूजा बता दीजिए, आप बता देंगे।
हाँ दिव्या बताओ। स्क्वायरिंग नहीं करना है, पीएन की जगह रखो। अब क्या रखोगे पीएन की जगह? तो दैट इज पीएन प्लस एन। अब ये a माइनस बी प्लस बी हो गया। तो अगला स्टेप क्या हो गया? पीएन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो पीएन स्क्वायर ये हो गया और ये क्या हो गया? एन स्क्वायर। क्या तुम्हें यही प्रूव करना था? तो काम बन गया हमारा। दैट इज इक्वल्स टू हेंस प्रूव। ये बात समझ में आ गई आपको सुनील? अब आगे का देखो। दैट इज ये मुझे बताओ कि पीएन स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो? सेकंड पार्ट देखो। तो मैंने एलएचएस से शुरू किया और किस पे पहुंच गया? आरएचएस हेंस प्रूव। अब सेकंड पार्ट में देखो। सेकंड पार्ट में मैं पीएन इसी से शुरू कर रहा हूं, एलएचएस से। पीएन स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर। तो पीएन स्क्वायर है, इस ट्रायंगल की बात करो हर्षिता, ये दिस इज पीएन स्क्वायर। तो तुम पीएन स्क्वायर को क्या लिख सकती हो? बताओ पीएन स्क्वायर। बहुत अच्छा, ये टैलेंटेड है। जैसा कि हर्षिता ने बताया कि पीएन स्क्वायर को इन्होंने बता दिया ओपी स्क्वायर माइनस ओएन स्क्वायर। उन्होंने पाइथागोरस लगा डाला। चलो, दैट इज ओएन स्क्वायर प्लस पीएन स्क्वायर क्या होता है? ओपी स्क्वायर। ये मनी मन में लगाई इन्होंने। तो पीएन स्क्वायर को इन्होंने क्या बताया बताओ भाई? ओएन परपेंडिकुलर बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। तो पीएन स्क्वायर को क्या लिखोगे? ओपी स्क्वायर और माइनस लिख लो यहाँ पे पीएन स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस ओएन स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गएगा? निगेटिव कॉमन ले लो। अगर निगेटिव कॉमन लोगे तो मुझे बताओ अंदर क्या बचेगा? और अंकुर राज तुम ओएन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को क्या कहते हो? वंदना सर ओ ए ओ स्क्वायर। करेक्ट। दैट इज, ये जानते हैं, बिल्कुल सही बताया। देख लो, ओएन स्क्वायर प्लस एन को इन्होंने ओए स्क्वायर बता दिया, लेकिन ओए स्क्वायर को क्या कहो? ओ स्क्वायर को एन स्क्वायर। करेक्ट। ओटी स्क्वायर उन्होंने बोला रेडियस। हर चीज इनको मालूम है। रेडियस है कि भाई ओए तो ओए तक तो पहुंच गया, वहां ओटी लिखा है। तो ओए को तुमको ओटी बोलने में दिक्कत है क्या? नहीं देखो वहां तक तो तुम पहुंचे, ओपी था। अब ओए को तुम क्या लिख दोगे? ओटी। दैट इज बिकॉज़ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इतना ही लिखना। ओटी स्क्वायर बिकॉज़ ओए इज इक्वल टू ओटी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब ये आरएचएस आ गया है स्ट्रो। अगला सवाल देखो। सर ये सेकंड वाला नहीं समझा। सेकंड समझो। चलो आगे की बात देखिए। सेकंड को फिर से समझ लो। तुम्हारे में एलएचएस में क्या दिया है? पी एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो तुम भी क्या हर्षिता की तरह बता सकती हो कि पी एन स्क्वायर क्या होगा? तुमको पी एन स्क्वायर पता चल रहा है इस ट्रायंगल में? नहीं पता चल रहा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, ये बताओ क्या होगा? बोलो। तुम बता ही नहीं रहे तो क्या बताऊं? पी एल स्क्वायर। एल है ही नहीं, एल तो है ही नहीं। सही है। चलो, तो पी एन स्क्वायर क्या होगा? पीओ स्क्वायर। समझो इस बात को, अगर कोई ट्रायंगल दिया हो और तुमसे पूछी जाए ये साइड, तो तुमको हमेशा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस अदर स्क्वायर करना ही तो आना ही चाहिए। ये बेसिक गलती मत करो इनकी तरह। कभी भी अगर तुमसे कोई इधर उधर की साइड पूछी जाए तो तुमको हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना। ये पूछी जाए तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, हाइपोटेनियस में से घटाओ।
और जब हाइपोटेन्यूस पूछा जाए तो जोड़ दो, और जब और कोई चीज पूछी जाए, जैसे मैं तुमको ये बोलूँ 13 है ये 12 है, तो हमेशा दिस माइनस दिस करना, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, अपने आप में 5 आ जाएगा। और ये दे दो 5, तो भी तुम दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर करना आ जाएगा। इसमें सोचने की जरूरत नहीं, इतना मैं लिख रहा हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा लिखना है। तो बोलो जब मैं pn स्क्वायर पूछ रहा हूँ तो तुम्हें क्या करना चाहिए, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इतना तो करना ही चाहिए। तो क्या लिख लूं बोलो, ओपी स्क्वायर, और क्या लिखूं, माइनस ओएन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? तो अगर निगेटिव कॉमन ले लिया तो क्या आप मुझे बताएंगे ओएन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होगा? लिखो ओपी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, क्या आप मुझे बताएंगे ओए किसके समतुल्य है? OA it is equal to OT, so that is OT square, और hence proof लिख दो, और अच्छे से लिख दो। बोलो बात समझ आ गई? अब अगला देखो, अगले सवाल में दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं, तो अब कुछ भी नहीं दिया है, बस आपको फाइंड अल्फा एंड बीटा। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, y स्क्वायर माइनस 4y/3 और माइनस 2/3, एलसीएम लेके 3 बाहर कर दो, 3 की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं 3y के टर्म्स में एक पॉलिनोमियल देख रहा हूं, तो 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2। बोलो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई? यहाँ से अल्फा बीटा निकाल ही लो, कहा तुम एक सम उससे करने से अच्छा है कि इसका फैक्टराइजेशन कर दो, अल्फा बीटा आ जाएंगे, दोनों को जीरो के इक्वल कर दो, अल्फा बीटा आ जाए। तो ये हुआ -6 के ऐसे दो वो करो कि क्या आ जाएगा -4 कि नहीं आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना, गलत है। नहीं गलत नहीं है, फिर उससे करें, क्वाड्रेटिक से करें, उससे भी नहीं है, उससे हो जाएगा, मैंने निकाला है ना, निकल जाएगा मिड टर्म, उससे जरूर थोड़ी फैक्टराइजेशन ही तो नहीं हो रहा है, बाकी तो अल्फा बीटा ही जाएंगे। अब देखो यहाँ तक की बात हो गई, ठीक है। 1/3 का ज्यादा रोल नहीं है इसमें, अल्टीमेटली जो सिंपल क्वाड्रेटिक है उसी का ही रोल होता है। ए कितना है, A3 है, B कितना है और C कितना है, -2, तो X कितना हो जाएगा, -B और प्लस माइनस रूट B स्क्वायर माइनस 4AC/2A, तो माइनस ऑफ -4 और रूट -4 का स्क्वायर और -4 इंटू 3 इंटू -2 और डिवाइडेड बाई 2A, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस रूट 16 और प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ जाएगा, ये देखो 4 प्लस माइनस रूट 40 बाई 6, 40 में से 4 ही सिर्फ बाहर आ पाएगा और वो 2 बन के आएगा, ये बात तुम्हें पता है। 40 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 10, तो बाहर कितना आ जाएगा, 2 रूट 10 बाई 6, सब में से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू 3, तो इससे कट गया, तो इसके 2 रूट क्या आ गए, सही है। अल्फा कितना आ गया, बीटा कितना आ गया, अल्फा इज 2 प्लस रूट 10 बाई 3 और बीटा कितना आ गया, 2 माइनस रूट 10 बाई 3। रूट निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव आ गया। अब इनका सम करो, सम ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला होता है, और बस रिलेशन को एस्टेब्लिश कर दो। Now, sum
ऑफ, दैट इज ये पॉलिनोमियल है तो जीरोस लिखा होगा, इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा करो, √10/3 प्लस 2 माइनस √10/3, और बताइए माइनस बी माइनस से बी कितना था, -4, और ये कितना है -4/3। तो चेक करो क्या ये आ सकता है। सो 2/3, 3 कॉमन ही ले लो इसका एलसीएम। सो 2 प्लस √10 और प्लस 2 माइनस √10, इट इज 4/3। So that is 4/3 is equal to 4/3, hence verified। तो उन्होंने बोला रिलेशन लिखो भी, वेरीफाई भी करो, तो मैंने बिल्कुल वही लिखा है रिलेशन। इससे अच्छा क्या होगा कि हम उसको स्टेटेड कर दें। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखें, इट इज कांस्टेंट टर्म। हाँ पूजा, नीचे क्या लिखूं, सही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस √10/3, इट इज स्नेहा बिश्नोई, राइट हैंड साइड की वैल्यू प्लेस करो, हाँ -2, ये तो बहुत अच्छा बता रही हैं। आयुषी आप बताओ, -2/3, इनका प्रोडक्ट करो तो a प्लस बी, a माइनस बी से क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 10, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन 3 × 3 कितना होता है, दैट इज 9, मल्टीप्लाई है ना, और वहां कितना आया -2/3, तो बोलो 4 - 10/9 कितना होगा, दैट इज -6/9 कितना होगा, -2/3। तो अब लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल हो गई है, हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड। अगला सवाल देखिए, नाउ क्वेश्चन दिया गया है, यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो तो इसकी वैल्यू पता करें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। cos थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, इट इज 1। तो अब जरा देखो cos थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा किसके इक्वल हो गया, sin स्क्वायर थीटा। हमारे पास जो LHS दी है वो दी है sin टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 sin 10 थीटा, तो 3 sin 10 थीटा पावर 10 थीटा प्लस 3 sin 8 थीटा 8 थीटा, और क्या दिया है, दैट इज sin टू द पावर 6 थीटा। बोलो ये बात तो तुमको समझ आ गई, ओके। अब देखो आप इसमें सर आगे और भी लिख लो, तो -2 sin टू द पावर 4 थीटा और -2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहां तक की बात है। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, cos थीटा,
तो अगर तुम इसे साइन स्क्वायर ही लिखो तो बाहर कितनी पावर आ जाएगी? क्या बाहर 5 आ जाएगी? देखो वही लिखा है, वही चीज, क्योंकि मैं इसको कॉस करके थोड़ा डिग्रेड कर दूंगा। ये देखो मल्टीप्लाई करो ना पावर टू पावर, हाँ ठीक है 12 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? नहीं तो दूसरा तरीका अपना है। और साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें हमने 3 लिख दिया। हाँ अब इसे क्या लिख सकते हैं बताओ? साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं कॉस थीटा लिखो 1 माइनस का लिखो, जो वैल्यू हम उसे छोटा कर रहे हैं ना, तो क्या लिखोगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा की पावर 6, कॉस थीटा लिख लिया, बाहर 6 लिखना हो तो बाहर 6 लिख दो, फिर अंदर ले आएंगे। और इसको क्या लिखेंगे? कॉस थीटा की पावर 5, और ये क्या है? दैट इज कॉस थीटा की पावर 4, और बाकी यहाँ क्या है? कॉस थीटा का क्यूब। बोलो बात समझ आ गई? सर आगे वाले हाँ? अब आगे की लिखो, दैट इज 2। ये बताइए 2 यदि कॉमन ले लिया और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2। सही? सर 2 साइन स्क्वायर, हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो 2, अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। सही है? चलो अब इसको देखो, सो माइनस, इसको क्या लिखोगे बताओ? 2 cos थीटा, और इसे क्या लिख लोगे? साइन स्क्वायर थीटा को cos थीटा माइनस 1 प्लस 2। सारे साइन स्क्वायर को मैंने cos में बदल दिया, हाफ कर डालो पावर। कॉमन एक साथ ही ले लेना चाहिए ना नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में मतलब लोगों ने उधर को कॉमन लिया, स्टेप में ऐसे भी सबको को ले सकते हैं। सबको ले लेंगे। अभी इन चारों को देखो पहले, इन चारों में कितने पावर है? क्या 6 के पावर है, 5 के पावर है? सबके पावर मालूम है ना? अब तुम सबसे बाहर cos क्यूब थीटा ले लो। क्या ले लीजिए? तो अंदर इसके पास कितने cos बचेंगे? बोलो। cos का क्यूब थीटा बचेगा, 6 पावर है। अच्छा इस पे क्यूब लो तो कितना बचेगा? कॉस स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा। इस पे cos की क्यूब लो कॉस थीटा। तो कितना बचेगा? कॉस 3 cos थीटा। और इसका cos क्यूब तो पूरा बाहर ले लिया तो बना गया। और यहाँ क्या बच रहा है? इसको मल्टीप्लाई कर डालो तो अंदर क्या आएगा बताओ? -2 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आ गया? 2 cos थीटा। देखो आया कि नहीं? और प्लस 2। यहाँ तक समझ आ गई बात? हमने cos की पावर 6 थी, 3 बाहर ली, 3 अंदर छोड़ी। 5 पावर थी, 3 बाहर ली, 2 छोड़ी। कॉमन ले लिया ना? चारों में ले लिया cos थीटा। ठीक है? तुम मुझे बताओ कि क्या ये cos थीटा प्लस 1 का होल क्यूब है? या मैं थोड़ा सा बता दूं, ये चीज तुम्हें समझ में आ रही? नहीं तो मैं और दिखाऊं कैसे किया जाएगा। cos क्यूब थीटा को क्या लिखोगी? cos क्यूब थीटा प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी। ये तो जानते हो, ए स्क्वायर बी, तो दैट इज cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 और प्लस 3 cos थीटा इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। ये चीज पता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये वही चीज है। ठीक है? तुमको 2 चीजें पता होनी चाहिए कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ये चीज ज्यादा आसान लगती है हर्षिता कि ये आसान लगती है, तो जिसमें कहोगे हम फिर उसी में कर देंगे। है दोनों ही आइडेंटिटी। सेकंड तो सेकंड हमने कर दिया। सही है? और आगे की चीज लिखो, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और प्लस 2 यहां तक। ठीक है? तो अब इसे मैं क्या करूं? ये दिया है, इसमें बदल दूं तो क्या लिखूं? बोलो। cos क्यूब थीटा, अंदर क्या आ गया? cos थीटा प्लस 1 और cos थीटा प्लस 1 का क्या आ गया बताइए? होल क्यूब और माइनस। बाकी में क्या करा? हाँ?
तो ये गलत नहीं है, आपने स्टार्टिंग में जब कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा, हाँ ये प्लस है, फिर प्लस हो गया, फिर क्या हुआ, ये माइनस हो जाएगा। cos थीटा प्लस 1 ही रहे, तो यहाँ भी cos थीटा प्लस में बाहर निकाल लेंगे। चलिए, तो दैट इज 2 cos थीटा और cos थीटा प्लस 1 प्लस 1। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? सर एक बार दोबारा कर दो। सर आपने क्यों पा दिया अभी लगाई है ना, हाँ, कैसे लगाई मतलब बाकी सब तो रहा है ना। अब इसके बाद अब हम लोग इस सवाल को कल करें। याद है